कि फ्लो वर्किंग क्या है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिटेल में HPLC की इंस्ट्रूमेंटेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि HPLC के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसके कॉलम के बारे में पढ़ा कि कॉलम कितनी तरह के होते हैं, कॉलम कैसे हो। अच्छा, कॉलम अभी हम पढ़ेंगे, सॉरी, मतलब लास्ट लेक्चर में भी हमने HPLC से रिलेटेड पढ़ा कि हमारे पास रिवर्स फेस क्या होता है, नॉर्मल फेस क्या होता है, रिवर्स फेस कब यूज होता है, नॉर्मल फेस कब यूज होता है, रिवर्स फेस क्यों यूज होता है, नॉर्मल फेस क्यों यूज होता है। तो ये सब हमने HPLC के बारे में पढ़ा। लेकिन HPLC जो हम कर रहे हैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट असल में दिखता किस तरह का है, होता किस तरह का है, उसमें क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या एसेंशियल पार्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी बेसिस पर एक HPLC कॉलम बनता है या एक HPLC का सिस्टम बनता है। तो उसके कुछ बेसिक मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनमें से सबसे पहले आता है पंप, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जो सॉल्वेंट होता है उसको रिजर्वायर से हमें पास करवाना होता है, तो उसके लिए होता है हमारे पास पंप कई तरह के होते हैं। फिर हमारे पास होता है मिक्सिंग यूनिट, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम अपने पास मिक्स सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, एक वक्त में आइसोक्रेटिक नहीं बल्कि ग्रेडियंट मेथड पे जा रहे हैं फॉर सॉल्वेंट यूज, तो हमें 2 या 3 सॉल्वेंट या जितने भी सॉल्वेंट हम मिक्स करना चाहें तो हमें मिक्स करना होता है। और मैंने तब आप लोग को बताया था कि वो पास होने से पहले मिक्स हो रहे होते हैं एक जगह पर, तो वो असल में हमारा मिक्सिंग यूनिट होता है जहां पर हमारे सॉल्वेंट जो है वो मिक्स हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास होता है सॉल्वेंट डीगैसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट्स हमें मालूम है, बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई गैस मतलब गैस कंपोनेंट तो रह जाता है ना, कुछ गैस के मॉलिक्यूल, कुछ गैस के पार्ट अगर हमारे सॉल्वेंट में मौजूद है तो हमारे फंक्शनिंग में अफेक्ट डाल सकता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें उस सॉल्वेंट को डीगैसिंग करना लाजमी होती है। उसके बाद इंजेक्टर्स होते हैं जहां पर हम अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास कॉलम होते हैं, वही कॉलम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कॉलम रिवर्स फेज हो सकता है, नॉर्मल फेज हो सकता है, हमारे पास आयन एक्सचेंज कॉलम हो सकता है, हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक कॉलम हो सकता है, और बहुत तरह के कॉलम हो सकते हैं ना। तो फिर वो कॉलम आता है जिसके अंदर बेसिकली सेपरेशन होनी होती है। उसका डिटेक्टर होता है जिससे डिटेक्ट करना होता है कि कॉलम में जो भी चीज इल्यूट हुई है वो किस तरीके से हुई है और फिर उसकी एप्लीकेशन है। तो basic instrumentation of HPLC comprises of these simple components which we already know or which we will know in the coming slides. अच्छा, पीछे जो हमने अभी सॉल्वेंट हमने HPLC कॉलम के कुछ कंपोनेंट पढ़े थे, तो ये इस तरह का कुछ HPLC का सिस्टम होता है जो हमें दिखता है। अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो एक कोने का फ्लास्क सी बनी हुई है जिसके अंदर सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट यहाँ से आता है, जो पंप क्या होता है, सॉल्वेंट को खींच रहा होता है इसमें ले जाने के लिए। फिर जब ये हमारा पंप इसको यहाँ से खींचता है, फिर हमारे पास क्या होता है, इंजेक्टर सिस्टम से पास होता है जहाँ पे हम अपना सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये HPLC कॉलम में जाता है, वहां से डिटेक्टर पे जाता है और डिटेक्टर से डिटेक्ट होने के बाद जो भी चीज होती है वो वेस्ट में चली जाती है। डेटा एनालाइज के लिए हमारे पास, आपको पता है, डिटेक्टर को अगर हम किसी चीज से ऐसे अटैच करते हैं कि हमारे पास नंबर्स में डेटा देना शुरू हो जाए या पीक्स में डेटा, इसका हमें डेटा पीक्स में चाहिए होता है, तो हमारा डिटेक्टर भी इसी तरह कंपाइल्ड होता है कि वो जिस तरह हमारे पास इल्यूट होना शुरू होता है हमारा सॉल्यूट, तो वो पीक की सूरत में हमारा डेटा जनरेट कर देता है। तो इसका सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। अच्छा, पीछे जो हमने फ्लो सा देखा उसमें हमें सिर्फ इतना पता चल रहा था कि अच्छा ये हमारे पास रिजर्वायर है, यहाँ से पंप है, पंप से जाएगा इंजेक्टर पे जाएगा, इंजेक्टर से हमारे पास कॉलम में जाए, बीच में डीगैसिंग पे जाइए, कॉलम में जाएगा, डिटेक्टर पे। ये बहुत प्रिसाइज था। अब इस फ्लो डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये बहुत इन डेप्थ हमने डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है कि किस तरह एक सॉल्वेंट का रिजर्वायर, दो, लेट सपोज हम इस वक्त 2 सॉल्वेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो 1 सॉल्वेंट का रिजर्वायर है, दूसरे सॉल्वेंट का रिजर्वायर है। ये पंप के जरिए इसको खींचा जा रहा है, दोनों के दोनों को हम गैसिंग कर रहे हैं, और जैसे ही सॉल्वेंट डीगैस हो रहे हैं तो वो मिक्सिंग वेसल में जाकर मिक्स हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर देते हैं कि 5% लेट सपोज सॉल्वेंट 1 जाना है तो 95% सॉल्वेंट 2 जाना है। पंप क्या करेगा, उसको उसी तरह खींचेगा कि सॉल्वेंट 1 को 5% खींचेगा और सॉल्वेंट 2 को 95%, यानी कि 100 ml के हिसाब से देखें तो सॉल्वेंट 1 5 ml जाएगा तो सॉल्वेंट 2 95 ml जाएगा। फिर ये क्या करते हैं, हमारे पास डीगैसर लगे हुए होते हैं जिसके अंदर से हमारा जितना भी गैस कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट में मौजूद जितनी भी डिफ्यूज गैसेस होती हैं, कोई भी गैस होती है, वो उसको उसमें से रिमूव कर देता है। और उसके बाद ये दोनों सॉल्वेंट जो है मिक्सिंग वेल में चले जाते हैं। जैसे मिक्सिंग वेल में जाएंगे, एक 5 ml एक 95 ml, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, डेफिनेटली एक रेशियो बन जाएगा। फिर यहाँ से ये हाई प्रेशर पंप के थ्रू पास होता है, और पहले हमारे पास एक प्री कॉलम होता है। जब हम कॉलम पर आएंगे तो आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि प्री कॉलम क्यों जरूरी होता है, और ये बहुत ही जरूरी होता है। कभी भी HPLC का कॉलम डायरेक्ट नहीं यूज होता विदाउट यूजिंग प्री कॉलम। प्री कॉलम की इतनी इंपॉर्टेंस है कि प्री कॉलम को यूज के बगैर हम HPLC कॉलम पर नहीं जाते। प्री कॉलम के बाद हमारे पास क्या होता है, फ्लो स्प्लिटर लगा हुआ होता है,
फिर हमारे पास ये भी हम अभी पढ़ेंगे आगे कि हमारे पास कितनी तरह के स्प्लिटर सिस्टम्स होते हैं। फिर ये हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट होता है, इसके अंदर हम अपना सैंपल इंजेक्ट करते हैं, जहाँ पे पिछले में सिर्फ सीधे तरीके से दिखाया था कि इंजेक्शन सिस्टम, हमने ये पीछे प्री कॉलम और ये सारा सिस्टम नहीं बताया था, असल में ये इसकी बेसिक डिटेल है। वहाँ पे सैंपल इंजेक्ट होता है और उसके बाद ये सैंपल जो है हमारे पास एनालिटिकल कॉलम के अंदर पास हो जाता है और वहां से सेपरेशन होती है, सेपरेट होकर डिटेक्टर पे पहुंच जाता है और जो एक्स्ट्रा होता है वो वेस्ट हो जाता है। भी आप लोगों को मैंने भी आप लोगों को बताया है कि हमारे पास पंप कई तरह के होता है और पंप की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब मैंने एक सिंपल HPLC का सिस्टम दिखाया था तब भी पंप दिखाया था, और जब मैंने डेप्थ में दिखाया था तब भी पंप दिखाया था। इसके अंदर पंप तो एक बेसिक कंपोनेंट है ही है। इसकी मिसाल आप लोग बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें घर में पानी चलाना हो, लेट सपोज हमारा जो पानी का टैंकर है वो नीचे है और हमें ऊपर वाली टंकी में पानी चढ़ाना है, तो क्या होता है, एक मोटर लगाई जाती है। मोटर एग्जैक्टली पंप का काम करता है कि वो पानी को खींच के नीचे से ऊपर दे रहा होता है और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स के जरिए वो प्रेशर होके ऊपर चली जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह का सिस्टम कुछ यहाँ होता है। हमारा पंप हमारे पास फोर्सफुली हमारे जो लिक्विड हमारा जो भी मोबाइल फेज है, इट कुड बी organic or one can say polar, or it could be non-polar, or it could be organic means non-polar, or it could be polar means aqueous or something like non-organic liquids. So it could be anything in mobile phase, as we already discussed that mobile phase could be anything, right? It could be polar or non-polar as per the need, as per the requirement of a सिस्टम। हम इसको पोलर नॉन पोलर कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर इसमें हमारे पास पंप का बेसिक काम क्या होता है कि फोर्सफुली हमारा जो लिक्विड है उसको खींचे और उसको एक खास पर्टिकुलर फ्लो जो है स्पेसिफिक फ्लो रेट को मेंटेन करे। और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसका फ्लो रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे भी, और यहाँ से खींचने में जिस तरीके से वो खींच के उसका फ्लो रेट जनरेट करेगा उस पर भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है। तो हम इसका फ्लो रेट इस तरह मेंटेन करते हैं कि हमारा पर मिनट कितना ml यूज हो रहा है। ठीक है, मोस्टली 1 से 2 ml जो होता है रेंज रखी जाती है पर मिनट सॉल्वेंट के फ्लो करने की। तो जो हमारे पास जब हमारा क्रोमेटोग्राफिक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा जो पंप है वो कॉन्स्टेंटली आइसोक्रेटिकली और ग्रेडियंटली, जो कि हमारी अपनी मर्जी होती है कि हमें सिंगल सॉल्वेंट चाहिए या मल्टीपल सॉल्वेंट चाहिए, ये उसको फ्लो करवा रहा होता है और इसके बगैर हमारा सॉल्वेंट फ्लो कर ही नहीं सकता, इसलिए पंप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि पंप कई तरह के होते हैं। तो जो मेजरली बेसिकली और मोस्ट कॉमनली यूज पंप हैं वो तीन तरह के हैं। या तो कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप, या हमारे पास सिरिंज पंप, या हमारे पास न्यूमेटिक पंप। अच्छा, नाम से भी हमें पता चल रहा है कांस्टेंट फ्लो का क्या मतलब है, सिरिंज पंप का क्या मतलब है और न्यूमेटिक पंप का क्या मतलब है। लेकिन अभी हम इसको फर्दर थोड़ा सा डिटेल में अगली स्लाइड्स में देख लेते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि तीन तरह के मोस्टली जो पंप्स यूज किए जाते हैं उनमें से पहला था कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप, या यहाँ गलती से मैंने मैं सही कर देती हूँ, कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे पास कॉन्स्टेंटली हमारा जो भी सॉल्वेंट का रिजर्वॉयर है उससे सॉल्वेंट को पास करवा रहा होता है। तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशंस दे रहा होता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मतलब कि वो मुसलसल कंटिन्यूअसली हमारे जो सॉल्वेंट है उसको पंप करवा रहा होता है, उसको दे रहा होता है। और ये वाला जो पंप की टाइप है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली टाइप है, मतलब मोस्टली HPLCs में यही वाला पंप यूज हो रहा होता है। और नॉट जस्ट इन HPLC, अदरवाइज भी मोस्टली इसी तरह के यही वाले पंप यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, सिरिंज टाइप पंप। इसमें क्या होता है, हमारे पास सिरिंज लाइक चैम्बर होता है, जो कि जैसे हमारे पास सिरिंज होती है इस तरह आप लोगों ने देखा होगा। जब आप लोगों को खुदा ना खासा कोई डॉक्टर भी सिरिंज लगा रहा हो या आप लोगों ने खुद भी देखी हो, तो सिरिंज को पहले हम खींच लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल जमा हो जाता है, फिर वो एक स्ट्रीम में उसको पास कर रहा होता है। एग्जैक्टली इसी तरह सिरिंज लाइक पंप में भी होता है। हमारे पास एक लार्ज सिरिंज की चैम्बर की तरह इसके अंदर भी होता है, मगर ये ज्यादातर जो उन कॉलम्स के लिए यूज होता है जो बहुत जिनका जो पोर्स उनका जो डाया होता है बहुत छोटा होता है, जो इसका बहुत स्मॉल बोर कॉलम जो होते हैं ना, मोस्टली ये वाले जो सिरिंजेस हैं, मतलब ये वाले जो पंप्स हैं उनमें यूज होता है। अच्छा, ये हमारे पास होते हैं न्यूमेटिक पंप। न्यूमेटिक पंप में क्या होता है, हम ना गैस के जरिए एक प्रेशर सा बिल्ड कर रहे होते हैं मोबाइल फेज पर, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है वो कोलैप्स ना कर पाए और बल्कि वो हमारे पास आगे फ्लो कर सके। तो ये हमें न्यूमेटिक टाइप ऑफ पंप्स होते हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होते, इनकी यूजेज काफी कम है और ये काफी मतलब मोस्टली हम इसको यूज नहीं करते।
अच्छा, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पहले पंप्स होते हैं, तो पंप के बाद ही हमारे पास एक मिक्सिंग यूनिट आता है, जहां मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपना आइसोक्रेटिक नहीं बल्कि ग्रेडियंट मेथड यूज कर रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि मोस्टली हम मिक्सिंग यूनिट के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अच्छा, मिक्सिंग यूनिट क्या करता है कि अगर लेट सपोज हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट है, तो वो क्या करता है, एक सॉल्वेंट रेजर्वायर से भी सॉल्वेंट ले रहा होता है और दूसरे सॉल्वेंट रेजर्वायर से भी सॉल्वेंट ले रहा होता है, और यहाँ पर उन दोनों को मिक्स होना होता है डिफरेंट प्रोपोर्शन से। प्रोपोर्शन हमारी मर्जी का होता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें कितने परसेंट सॉल्वेंट चाहिए। लेट सपोज हमारे पास सॉल्वेंट रेशियो 5:10:90 चाहिए, या 10:5:85 चाहिए, वो 75 चाहिए। तो डिपेंड्स कि हमारे पास रेशियोज में हमें क्या चाहिए, तो ये उसी हिसाब से हमारे प्रोपोर्शन से हमारे पास सॉल्वेंट को मिक्स करवा रहा होता है। तो हमारे पास मिक्सिंग के यूनिट दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये लो प्रेशर पे मिक्सिंग करवा रहा हो, और ऐसे में हम हीलियम गैस यूज कर रहे होते हैं डीगैसिंग के लिए, या फिर ये हमारे पास हाई प्रेशर पे मिक्सिंग करवा रहा हो। लेकिन जब हम हाई प्रेशर पे मिक्सिंग करते हैं तब हम हीलियम गैस यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो मिक्सिंग होती है, या तो वो स्टैटिक मिक्सर के जरिए हो रही होती है या डायनामिक मिक्सर के थ्रू हो रही होती है। लेकिन हर केसेस में अगर हम मैग्नेटिक स्टेरर यूज कर रहे हैं तो वो डायनामिक मेथड के जरिए हो रही है, लेकिन अगर हम बीड्स के जरिए मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्टैटिक मिक्सर के थ्रू मिक्सिंग हो रही है। लेकिन हर केस में मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्सिंग इज द एसेंशियल पार्ट। अच्छा, इतनी देर से एक चीज का जिक्र हो रहा है, डीगैसिंग डीगैसिंग डीगैसिंग। व्हाट डीगैसिंग इज एग्जैक्टली इज, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितनी भी तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी तरह की गैसेस हैं जो कि सोल्यूबलाइज हो सकती हैं। अब अगर गैस हमारे पास सोल्यूबलाइज हो जाए, तो जब हम, क्योंकि हमें पता है हमारे पास HPLC, इसका मतलब हाई प्रेशर, ये बात याद रखिएगा, जब हम हाई प्रेशर पे अपने पंप के जरिए सॉल्वेंट को पास करवाने की कोशिश करते हैं तो गैस क्या होती है, बबल अप होने लगती है। अब गैस बबल्स बनाने लगती है। अब जब ये गैस बबल बनाएगी तो क्या होगा, डेफिनेटली सेपरेशन प्रोसेस पे तो ये अपने इंटरफेरेंस देगी ना। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, बेसलाइन को भी अफेक्ट करती है, और साथ साथ पीक शेप जो होती है ना हमारी पीक की, जो कि हमें पता है हमारी पीक की शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम इतनी जतन करते हैं, तो उस पीक की शेप को भी अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, ये कैसे कर रही होती है? हमें मालूम है कि जब मैंने आपको बताया था जब हमारा सॉल्वेंट पास हो रहा होता है तो हमारे सॉल्यूट जो उसके साथ सेपरेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। Either they stick into the stationary phase, or they'll move towards the mobile phase. Either they will move towards the mobile phase, they have to move properly and completely into the mobile phase. So by these means we can get the sharp peak at the end. Or if they are sticking towards the stationary phase, means they are more prone towards the stationary phase, they have to be towards the stationary phase. If they are partly into the stationary phase and partly into the mobile phase, they will definitely gonna make some sort of troubles and broadening of the peak. As we already discussed, some kinds of a broadening of the peaks, they could be mass transfer, longitudinal, latitudinal, or whatever the cases are. There are different types of longitudinal there are different types of peak broadenings which can be occur. So if there is presence of some kind of a gases into the solvent, what it will cause, it will cause some kind of a dragging. Means if a solute is properly trying to transfer into the solute and there is some kind of a gas is present in between, it will hinder the transfer of a solute from stationary phase to the mobile phase. Means the proper peak will not be eluted, and peak broadening or peak disturbance or maybe irregular kind of a peak, maybe some kind of a distorted peak will occur. जैसे कि हमें वैसे ही मालूम है कि जो पीक डिस्टॉर्शन है या पीक इरेगुलरिटी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ज्यादा हमारा सॉल्यूट जो ड्रैग होने लगता है तो हमारे पास बहुत दफा बहुत ब्रॉड पीक आ रही होती है, ब्रॉड नहीं तो कुछ टूटी हुई पीक भी आ रही होती है। ये अगर हमारे पास सॉल्वेंट में गैसेस जाना शुरू हो जाएंगी तो डेफिनेटली पीक के साथ इस तरह का कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए डी गैसिंग बहुत जरूरी है कि हमारा जो भी सॉल्वेंट पास हो रहा है, जो भी मोबाइल फेस पास हो रहा है, वो बिल्कुल ही किसी भी गैस के बगैर और मुकम्मल तौर पर प्योर हो। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि डीगैसिंग बहुत जरूरी है, डीगैसिंग के बहुत मतलब डीगैसिंग की इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं। और प्योर सॉल्वेंट की जरूरत तो आप लोग पहले ही जानते हैं कि HPLC कॉलम होगा वो प्योर सॉल्वेंट नहीं होगा तो उसके मसाइल अलग होते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट तो हम पहले ही यूज कर रहे होते हैं, HPLC ग्रेड सॉल्वेंट ही उसमें यूज हो रहा होता है, लेकिन उसमें गैस भी ना हो, क्यों? क्योंकि वो पीक ब्रॉडनिंग, पीक डिटरेशन, पीक डैमेजिंग और बहुत तरह के मसाइल पीक के साथ कॉज कर सकती है। और HPLC का बेसिक मकसद ही एक सही पीक को हासिल करना होता है कि अगर हम सही से उसको डिटेक्ट कर सकें कि हमारे पास कौन सा एनालाइट और सही से उसको सेपरेट आउट कर सकें। अगर वो ही नहीं कर सकेंगे तो HPLC बेकार है। तो डी गैसिंग अगर इतनी जरूरी है तो डेफिनेटली डी गैसिंग के लिए कुछ मेथड्स भी होंगे।
कितनी तरह के मेथड हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन सा मेथड कब यूज किया जाता है। तो हमारे पास 3 बेसिक तरह के वैसे तो बहुत तरीके के मेथड्स हैं, मैं आप लोगों को 3 तरह के बता रही हूँ क्योंकि ये वाइडली यूज होते हैं। एक वैक्यूम फिल्ट्रेशन मेथड है, दूसरा हीलियम पर्जिंग होती है, तीसरा अल्ट्रासोनिकेशन है। अच्छा, वैक्यूम फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम इसमें एयर बबल्स को हम रिमूव कर सकते हैं। मगर ये वाला जो वैक्यूम का तरीका आप लोगों को पता ही होगा ना, जैसे हम वैक्यूम करते हैं किसी चीज को खींच लेते हैं, इसी तरह हम इसमें से गैस खींच लेते हैं। लेकिन मसला ये होता है ये बहुत रिलायबल और कंप्लीट मेथड नहीं होता। इसमें हमारे पास चांसेस होते हैं कि कुछ गैस रह भी जाएगी और हमारे पास पीक के मतलब हमारे पास सॉल्वेंट ड्रैग होने के भी चांसेस होते हैं और सॉल्वेंट और इस तरह के दूसरे मसाइल और होते हैं। इसलिए हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन का मेथड जो है वो ज्यादा यूज नहीं करते। जो ज्यादा यूज होता है मेथड वो हमारे पास हीलियम पर्जिंग का है। लेकिन हीलियम पर्जिंग से क्या होता है कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, इफेक्टिव तो बहुत है लेकिन महंगा भी है। इसमें हम क्या करते हैं, हीलियम को सॉल्वेंट से पास कर देते हैं। तो हीलियम में ये ताकत होती है कि बाकी गैसेस को रिमूव कर सकता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास गैस तो रिमूव हो जाती है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव और महंगा मतलब महंगा है लेकिन इफेक्टिव है। उसके बाद एक मेथड रह जाता है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिकेशन। हमें मालूम है अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ये हमारी मैकेनिकल वाइब्रेशन को जब कन्वर्ट करती है ना, तो इससे क्या होता है, हमारी गैस रिमूव हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है और यूज भी होता है। अच्छा, अभी तक हमने इतने तरीके पढ़े, हमने किसी में डीगैसिंग की, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, किसके लिए, कि हमारे जो सॉल्यूट है वो प्रॉपर्ली सेपरेट हो जाए, प्रॉपर्ली पास हो सके। तो इसका मतलब है कि इंजेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता होगा। क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट होता है जहां से हमारे पास हम अपना सैंपल जो है वो हम पास करते हैं मोबाइल फेस के थ्रू अपने कॉलम से। अब अगर इसी में कोई मसला हो या यहीं कोई मसाइल और परेशानियों, तो हमने पीछे जितनी भी तरह की अप्लाई की थी फॉर अ बेटर सेपरेशन, फॉर अ गुड पीक, फॉर अ बेटर रेजोल्यूशन, फॉर अ कंप्लीट सेपरेशन, वो सब बेकार हो जाएंगी। तो हमारे पास जो इंजेक्टर होते हैं उसमें मोस्टली हम लिक्विड में अपना सैंपल पास कर रहे होते हैं और ये 5 से 10 माइक्रोलीटर तक लिक्विड, माइक्रोलीटर मतलब ml भी नहीं, ml का भी बहुत छोटा पार्ट हम इसमें सैंपल पास करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो HPLC होता है उसमें सैंपल बहुत थोड़े अमाउंट में लिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इंजेक्टर होता है वो उसके अंदर सबसे बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हाई प्रेशर को सस्टेन कर सके। हाई प्रेशर पे, क्योंकि हमारे पास पता है हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो बहुत प्रेशर से आ रहा होता है, तो अगर इंजेक्टर ये हाई प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकेगा तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो इंजेक्टर्स होते हैं वो ऑटो सैंपलर्स भी होते हैं। ऑटो सैंपलर मतलब खुद ही सैंपल लेके इंजेक्ट, मतलब खुद ही से उसको पास कर सकता है। ऐसे में हम एक वक्त में एक से ज्यादा सैंपल्स भी लगा सकते हैं। ऑटो सैंपलर का एक इंजेक्टर सिस्टम पार्ट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपने सैंपल रख देते हैं 1-2 के रेंजेस पे। वो क्या करते हैं, एक रन करता है, फिर दूसरा रन करता है, फिर तीसरा रन करता है। इसको हम कहते हैं ऑटो सैंपलर, मतलब वो खुद ही कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो इस तरह हमारे पास ऑटो सैंपलर्स भी होते हैं, लेकिन इंजेक्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो है उसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो बस यही है कि वो प्रेशर को विदस्टैंड। अच्छा, अब हमने हर चीज की इतनी टाइप्स पढ़ी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि इंजेक्टर सिस्टम की टाइप ना होती। तो इंजेक्टर सिस्टम की बेसिकली जो 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि यही 2 ज्यादा मतलब फायदेमंद है। एक है सेप्टम इंजेक्टर, दूसरा है स्टॉप फ्लो। सेप्टम इंजेक्टर जो है उसके अंदर एक रबर सेप्टम लगा हुआ होता है जिसके जरिए हम अपना सैंपल पास कर होते हैं। क्योंकि ये हमारे पास प्रेशर को विदस्टैंड कर, मतलब प्रेशर को बेयर कर लेता है। लेकिन सेप्टम इंजेक्टर्स के दूसरे थोड़े मसाइल मौजूद हैं, इसलिए हम रबर सेप्टम इंजेक्टर को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करते। उसके बाद फ्लो स्टॉपर्स, स्टॉप फ्लो इंजेक्टर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपना सॉल्वेंट सिस्टम को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं जब हम अपना सैंपल उसमें से पास कर रहे होते हैं। ये दोनों जो है हम इनको बहुत डिटेल में आगे अभी हम जब हम कॉलम के बाद जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह के होते हैं, कि वो हम कब कौन सा वेल्व बंद किया जाता है, और ये हम मोस्टली गैस सिस्टम में पढ़ेंगे। ये जो है ना HPLC का जो आखिरी का थोड़ा पार्ट है जिसके अंदर डिटेक्टर्स हैं, कॉलम्स हैं और इंजेक्टर सिस्टम्स हैं, ये हम गैस GC में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ और वहाँ दोनों सेम ही रहता है, सिर्फ फर्क थोड़ा सा होता है, तो ये वहां डिस्कस हो जाएगा। अभी आप बस इतना समझ लें कि सेप्टम इंजेक्टर्स भी हो सकते हैं और स्टॉप फ्लो इंजेक्टर भी हो सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो काइंडली मुझे आप लोग मैसेज कर दें या कुछ भी करके बता दें कि कौन सी स्लाइड समझ में नहीं आ रही, कौन सी स्लाइड में समझ में नहीं आ रहा। इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज किया है फॉर रिकॉर्डिंग, तो होपफुली कि ये ज्यादा वॉल्यूम ना ऑक्यूपाई करे, आप लोग भी आसानी से उसे डाउनलोड कर लें, मैं भी आसानी से इसे अपलोड कर लूँ। तो आप लोग बता दीजिए, और इसमें आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि हर स्लाइड पे जाके जो स्पीकर बना है उसको क्लिक करना है, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनने में आ जाएगी।